हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्नातक। आज हम एक अपना नया जो यूनिट है स्ट्रेस मैनेजमेंट, मैनेजिंग स्ट्रेस, तनाव प्रबंधन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, है ना। तो ये इग्नू में है, यूनिट 1 है ना, स्ट्रेस एंड इंट्रोडक्शन। तो आइए देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें पहले बताया गया है कि तनाव का क्या अर्थ है। जो स्ट्रेस है, जिसे इंग्लिश में स्ट्रेस कहते हैं तनाव को, उसका क्या अर्थ है। इसमें हमें एकदम सरल उसमें बताया गया है कि जो तनाव है वो एक ऐसी नकारात्मक स्थिति है, एक ऐसी नेगेटिव परिस्थिति है हमारी, जिसमें मनुष्य जो है शारीरिक यानी फिजिकल रूप से या मानसिक या भावनात्मक इमोशनल रूप से प्रभावित होता है। देखो क्या है कि कोई भी ऐसी स्थिति, कुछ भी ऐसी कंडीशन, ऐसी नेगेटिव कंडीशन जिससे मनुष्य के ऊपर प्रेशर हो, चाहे वो फिजिकल तो रूप में हो या मानसिक या भावनात्मक रूप से, जिससे मानव प्रभावित हो, है ना, उसे स्ट्रेस कहा जाता है। तो जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो स्ट्रेस होता है उसका मीनिंग अलग अलग होता है। सबके लिए तनाव की जो स्थिति होती है, जो कंडीशन होती है स्ट्रेस की, वो एक नहीं होती। एक हो भी सकती है लेकिन अलग अलग भी हो सकती है, हमें ये जानना है अलग अलग कैसे हो सकती है। मान लो एक व्यक्ति तो है ए, उसे है, उसके ऊपर ऑफिस का काम का दबाव ज़्यादा है, नौकरी पेशा आदमी है तो उसके लिए अलग टेंशन है। दूसरा बी व्यक्ति है, वो पारिवारिक रूप से मतलब बोझ में, मतलब वैसे, मतलब उसे पारिवारिक समस्या है, पारिवारिक तनाव है। ठीक है, तो सबके लिए तनाव की जो कंडीशंस हैं, जो स्थिति है, वो अलग अलग हो सकती है। और जब मनुष्य जो है जब किसी मुश्किल कंडीशन यानी कोई नेगेटिव कंडीशन में फंसता है तो वह स्वाभाविक है कि स्ट्रेस का शिकार होता है। और जब वह स्ट्रेस में आएगा तो जो उसकी रक्त वाहिकाएँ हैं, जो उसका ब्लड वेसल्स है, जो ब्लड वेसल्स वो होते हैं जिनमें खून का प्रवाह होता है ना, वो एक विशेष रसायन छोड़कर प्रतिक्रियाएं करती हैं। भाई जब अब व्यक्ति जो है स्ट्रेस में आएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो उसका खून का प्रवाह है वो तेज़ हो जाएगा। जो उसका ब्लड वेसल्स में जो खून दौड़ रहा है वो उसकी गति तेज़ हो जाएगी, जिसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर, है ना। तो वह भी इफ़ेक्ट करेगा मनुष्य को। तो इसमें यही बताया गया है ना, आगे देखते हैं। फिर बात आती है कि तनाव की अवधारणा, जो कॉन्सेप्ट है स्ट्रेस का, वो क्या है। तो इसमें हम जानेंगे कि जो वर्तमान समय में जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, वो एक साधारण सी समस्या बनता जा रहा है, जिसका जो अनुभव है प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कर ही रहा है। आज भी आपने देखा होगा, इस दौड़ भरी जिंदगी में कोई भी ऐसा, शायद संभवतः ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो स्ट्रेस का शिकार ना हो। चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रेस ले रहा हो, चाहे वो अपने ऑफिस के काम से ले रहा हो, चाहे वो कुछ भी कंडीशन हो, पर कोई हमेशा हमेशा हमने देखा है कि कोई ना कोई व्यक्ति तनाव में रहता ही रहता है ना। तो पहले कहा जाता था कि बच्चे एक एक्सेप्शन है, कि बच्चों को तनाव नहीं होता, लेकिन जो ये पहले जो पूर्वाग्रह की जो अवधारणा थी, ये भी ख़त्म हो जाती है। अब तो आजकल हम देखते हैं कि बच्चे भी तनाव का शिकार होते जा रहे हैं। जो बच्चे हैं उनमें भी जो तनाव की प्रकृति है वो देखी गई है। उसके पीछे कारण बहुत से हो सकते हैं भाई, है ना। जैसे बच्चे पढ़ाई को लेकर ज़्यादा तनाव हो रहे हैं आजकल, जो मतलब एग्ज़ाम टाइम में जब वो स्ट्रेस ले रहे हैं ज़्यादा, है ना। तो ये सब उनके कारण हो सकते हैं। तो बच्चों के कारण अलग हो सकते हैं, जो व्यक्ति हैं, जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके कारण अलग हो सकते हैं, है ना। तो सबके जो तनाव की जो कंडीशंस हैं, जो तनाव के कॉजेज़ हैं, जो कारण हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं, है ना। फिर बात आती है कि जो वर्तमान में हमने देखा, जैसे बच्चे भी तनावग्रस्त हैं, ठीक है। फिर हमने ये भी जाना कि तनाव का जो अर्थ है वो अलग अलग हो सकता है ना। फिर बात आती है कि तनाव की जो उत्पत्ति है वो कैसे हुई है, उसे हमें समझना है कि जो ओरिजिन है स्ट्रेस का वो कैसे, कहाँ, कैसे होता है ना। तो इसमें हम जब तनाव की उत्पत्ति के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं तो एक बात सामने आती है कि जो तनाव की उत्पत्ति है वो भौतिक विज्ञान, फिजिकल साइंस से हुई है ना। जो भौतिक विज्ञान है जिसमें स्ट्रेस, उसके कारण, इन सब को शामिल किया जाता है, उसके आधार पर इसकी तनाव की जो उत्पत्ति है वो बताई गई है। फिर जो विभिन्न टाइम क्लॉजेज में, जो विभिन्न टाइम पीरियड में, जैसे 17वीं सेंचुरी में, 18वीं सेंचुरी में, या जो प्रारंभिक समय था, उसमें जो तनाव को लोग समझते थे, मतलब किस रूप में तनाव को देखते थे, ये सब बताया गया है। तो उसमें जैसे 17वीं सेंचुरी के दौरान जो लोगों का माइंडसेट था कि स्ट्रेस क्या है, तो वो उन्हें स्ट्रेस एक ऐसी कठिनाई, ऐसे मतलब अनुभव को दर्शाते थे जिससे कठिनाई हो, उसे स्ट्रेस समझ सकते थे। जैसे कोई भी अनुभव जिससे व्यक्ति को मतलब कठिनाई हो और वह किसी न किसी रूप में
मतलब भावनात्मक रूप से या शारीरिक रूप से या इमोशनल, है ना, या फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से प्रभावित हो, तो उसने उसे तनाव समझा। 17वीं सेंचुरी के दौरान जो तनाव का कॉन्सेप्ट था वो इस रूप में समझा जाता था। फिर बात आती है इसी श्रृंखला में जब हम आगे चलते हैं तो 18वीं सेंचुरी में जो मनुष्य ने तनाव को समझा वो एक ऐसे प्रेशर के रूप में उसे डिस्क्राइब किया, एक ऐसा बल या प्रेशर जो दबाव है व्यक्ति पर, उसे तनाव के अंतर्गत लिया गया। चाहे वो तनाव किसी भी चीज़ का हो या जो प्रेशर है वो किसी भी रूप में हो। समझ रहे हैं आप? जैसे व्यक्ति को मान लो मतलब किसी चीज़ को सोच के उसके मन पर बार बार दबाव बढ़ रहा है, उस पर बल प्रेशर हो रहा है, तो सही बात है, बिल्कुल वो स्ट्रेस का शिकार होगा। तो 18वीं सेंचुरी के दौरान स्ट्रेस को यह समझा गया। फिर अगर हम प्रारंभिक अवधारणा देखें तो हमें बात आती है समझ में, तो इसमें बताया गया है कि कुछ उत्तेजनाओं, कुछ मतलब पाने के लिए, मतलब जो व्यक्ति की जो प्रतिक्रिया है उसके रूप में वर्णित किया गया। तो इससे हमें ये बात सामने आती है कि जो तनाव है, जो उसका विभिन्न टाइम पीरियड्स में, विभिन्न टाइम प्रोसेस में जो उसका अर्थ दिया गया है वो अलग अलग है ना। जैसे हम देखते भी हैं कि 17वीं सेंचुरी के दौरान अलग माना जाता था, 18वीं सेंचुरी के दौरान अलग उसके रूप में, ठीक है, ऐसे ऐसे। फिर आगे देखते हैं। फिर बात आती है कि जो विभिन्न विचारक हैं, विचारक यानी जो भी किसी, जैसे कोई भी विषय पर जो विचार करें उन्हें विचारक कहते हैं ना। तो जैसे विभिन्न विचारकों का जो मत है, जिसमें हमने आपकी इस यूनिट में बाम का मत दिया गया है, शेफर का मत दिया गया है, एक स्टडी दी गई है कैनन की, हम उसे भी देखेंगे। तो पहले बात आती है कि जो बाम था उसका क्या विचार था, उसका क्या मत था। तो 1981 में 1981 में बाम ने तनाव को एक ऐसी प्रक्रिया बताया जिसमें जो पर्यावरणीय घटनाएं हैं, यानी जो भी एनवायरमेंटल कॉजेज़ हैं, जो भी एनवायरमेंटल मतलब कंडीशंस हैं, घटनाएं हैं, या जो शक्तियाँ होती हैं, उनको एक जीव के अस्तित्व और स्वास्थ्य में जो जोखिम डाले। देखो क्या है कि व्यक्ति को मान लो कोई एनवायरमेंटल घटना है, उससे व्यक्ति को मतलब स्ट्रेस होए, तो वो उसके स्वास्थ्य पर पक्का जोखिम डालेगा। तो ये बाम ने तनाव को इस रूप में देखा, इसका विचार प्रस्तुत किया बाम ने, है ना। फिर बात आती है कि शेफर साहब ने क्या कहा। तो शेफर ने कहा कि तनाव को शरीर और मन की जो मांग है उसकी जो प्रतिक्रिया है वो तनाव के अंतर्गत इन्होंने मानी। जैसे जो मन है या जो हमारा मानस पटल है या जो शरीर है, तो जो उस पर विभिन्न मांगे हैं कि यार हमारे पास ये हो, ये विभिन्न जो प्रतिक्रियाएं हैं, जो चाहे नेगेटिव हो, मोस्टली नेगेटिव जो प्रतिक्रियाएं हैं, उन्हें सोच कर व्यक्ति को स्ट्रेस हो जाता है ना। तो व्यक्ति ने इसमें, शेफर ने ये बताया है कि जो मन और शरीर की जो उत्तेजनाएं हैं, जो मांगे हैं, जो नेगेटिव प्रतिक्रियाएं हैं, कुछ पाने की जो चाह है, उसके रूप में जो व्यक्ति को कंडीशन का सामना करना पड़ रहा है, जिससे वो तनाव का शिकार हो रहा है। तो उन्होंने ये बात सामने रखी। फिर हम आगे देखते हैं तो हमारे सामने आती है कि कैनन का क्या मत था। कैनन जो एक मनोवैज्ञानिक था, उसका जो उसने स्टडी प्रस्तुत की वो क्या थी, आइए उसके बारे में जानते हैं। तो कैनन जैसे कि एक हमें पता है कि मनोवैज्ञानिक था, यानी जो मानस पटल के विभिन्न पक्षों का जो अध्ययन करे उसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जिसमें मन का मतलब विभिन्न मांग, विभिन्न प्रतिक्रियाएं आदि आदि शामिल की जाती हैं, है ना। तो उसमें उन्होंने, जो कैनन साहब थे, इन्होंने व्यक्तित्व, जो व्यक्ति का पर्सनैलिटी होती है, इसको भी डिस्क्राइब किया साथ साथ में उन्होंने जो व्यक्तित्व होता है, जो किसी व्यक्ति का नेचर होता है, उसे भी वर्गीकृत किया, उसका भी डिवीज़न किया, है ना। तो जो कैनन था वो मोस्टली इसी मतलब क्षेत्र में, है ना, काम करता था। तो कैनन की जो अध्ययन है वो सामने आता है, तो वो बताते हैं कि जो स्ट्रेस है वो मुख्य रूप से जो संघर्ष और पलायन की प्रतिक्रिया है। यानी जो आजकल के जो स्ट्रगल लाइफ है, आजकल जैसे व्यक्ति पलायन की स्थिति में है कि कभी तो यहाँ है, फिर नौकरी कहीं और है, जो आजकल भाग दौड़ वाली ज़िंदगी है, ठीक है, उसका जो स्ट्रगल, जिससे व्यक्ति बार बार कभी यहाँ कभी वहाँ, तो जो इससे उत्पन्न होने वाला जो मतलब नेगेटिव सेंस जो कंडीशन सामने आती है, उन्होंने उसको स्ट्रेस माना, है ना। तो उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि जो जानवर हैं उनके साथ साथ मनुष्य के ऊपर भी तनाव के प्रभाव केंद्रित है। देखो क्या है कि अगर व्यक्ति तनाव में होगा तो उस पर बहुत से नेगेटिव प्रभाव पड़ेंगे,
चाहे वो फिजिकल रूप से पढ़े जैसे हमने जाना, या भावनात्मक या शारीरिक रूप से, है ना, किसी भी रूप में पढ़े, मानसिक रूप से पढ़े, पर जो उसके नेगेटिव क्लोज सामने आएंगे, जो नेगेटिव प्रभाव सामने आएंगे वो देखने को मिलेंगे। जैसे हमने पहले भी जाना था कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें खून तेज दौड़ेगा, भाई ये फिजिकल प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर की समस्या है ना। उन्होंने कहा तो मनुष्य इसका भी शिकार होगा, और साथ साथ जो शारीरिक परिवर्तन है उनको भी महसूस करेगा। भाई जो हमारा अगर हम ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे तो जो हमारा मानसिक पटल है, मानसिक जो मतलब मानसिक मतलब खिंचाव जो है, मतलब मानसिक रूप से खिंचाव होगा, हम किसी बात को बार बार सोच सोच के स्ट्रेस ज़्यादा होगा, है ना। तो इससे हमारा जो शारीरिक परिवर्तन है वो देखने को मिलेगा। व्यक्ति या तो एक मतलब बिल्कुल मतलब डिप्रेशन में आ सकता है। तो ये कुछ इसके परिणाम हैं जो देखने को मिलेंगे अगर व्यक्ति ज़्यादा तनाव की स्थिति में आएगा। फिर बात आती है कि जो हमने विभिन्न विचारकों का मत पढ़ा, जिसमें हमने शेफर, बाम, है ना, इन सब के और कैनन का अध्ययन पढ़ा, तो इससे एक मुख्य रूप से एक कॉमन पॉइंट सामने आता है कि तनाव एक व्यक्ति की ऐसी प्रतिक्रिया पर केंद्रित है जो केवल शरीर पर केंद्रित ना होकर मन की भी महत्वपूर्ण भूमिका इसमें रहती है। देखो कैसे, भाई हमारी जो शरीर की जो मांगे हैं, जो साथ साथ जो हमारा मानसिक पटल है, जो मन की मांगे हैं, उसके प्रतिक्रिया, जो उसकी नेगेटिव प्रतिक्रिया सामने आती है, उसे स्ट्रेस माना है। कॉमन पॉइंट यही सामने आता है कि व्यक्ति के मन और मतलब मन और मस्तिष्क या जो शरीर की मांग है उससे उत्पन्न होने वाली जो नेगेटिव मतलब कंडीशंस हैं, जो स्थिति बन जाती है नकारात्मक, उससे व्यक्ति तनाव में आता है। तो यह मन की भी मांग है, साथ साथ शरीर की भी मांग है ना। कुछ जैसे विचारकों ने तनाव को व्यक्ति और जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उनके बीच भी संबंध को देखा। जैसे जो शेफर साहब ने भी बताया था और जो बाम साहब ने बताया था कि जो पर्यावरणीय घटनाएं हैं और मतलब उससे उन्होंने व्यक्तित्व को जोड़ा जिससे तनाव उत्पन्न हो रहा है ना। तो उन्होंने ये सब बताया। तो इसमें मुख्य रूप से यही बातें शामिल हुई हैं, एक बार दोहरा लेते हैं जल्दी जल्दी। तो पहले तो हमने तनाव के बारे में जाना कि तनाव किसे कहते हैं, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन देखी। फिर साथ साथ हमने विभिन्न विचारकों का उसका कॉन्सेप्ट जाना। फिर हमने देखा कि आज की जो युग है उसमें बच्चे भी तनाव का, जो पहले एक्सेप्शन था, पूर्वाग्रह जो थी कि बच्चे तनाव का शिकार नहीं होते, अब देखें तो बच्चे भी तनाव का शिकार हैं, चाहे वो विभिन्न कारणों से हों। फिर हमने बाद में तनाव की उत्पत्ति को देखा, जिसमें हमने विभिन्न टाइम पीरियड में जो तनाव को जिस रूप में लोग उस समय के लोग देखते थे उसके बारे में जानकारी प्राप्त की कि 17वीं सेंचुरी में किस रूप में देखा जाता था। फिर आगे जैसे चले 18वीं सेंचुरी, इस तरह हमने देखा। फिर बात आती है कि विभिन्न विचारकों का क्या मत था, हमने उसे भी जाना, जिसमें हमने बाम का मत देखा जो उन्होंने 1981 में प्रतिपादित किया है ना। फिर हमने शेफर साहब का मत देखा, फिर हमने कैनन की स्टडी देखी। ठीक है, तो इनसे जो कॉमन पॉइंट सामने आया उसमें हमने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। अब बात आती है कि जो तनाव की प्रकृति है, जो नेचर है स्ट्रेस का, वो क्या है। तो इसमें हम बात करते हैं कि जो तनाव शब्द है, जिसको अंग्रेजी में स्ट्रेस कहा जाता है, आपने साधारण सुना होगा अपने सराउंडिंग में स्ट्रेस शब्द को। जो तनाव है जिसे अंग्रेजी में स्ट्रेस कहते हैं, जो उसकी उत्पत्ति हुई है वो लैटिन शब्द स्ट्रिक्टस से हुई है, जो एक लैटिन भाषा का शब्द है स्ट्रिक्टस। इसका अर्थ होता है कसना या तंग होना, या तो डिस्टर्ब, इसे हम एक सेंस में समझ सकते हैं, डिस्टर्ब, परेशान या तंग होना। ठीक है, जो स्ट्रिक्टस शब्द है। फिर बात आती है कि ये जो मूल शब्द है ये व्यक्ति की जो तनाव की अवस्था है, इसमें जो मांसपेशियों की कसावट है, जो हमारे मसल्स हैं, जो मांसपेशियां हैं, उनकी जो कसावट है या जो उनका संकुचन है उसको दर्शाता है। तो देखो क्या है कि जब व्यक्ति स्ट्रेस में होगा तो उसका जो मानसिक पटल है उस पर संकुचन होगा, जो दिमाग की नसें हैं, जो मांसपेशियां हैं, वो कसावट, उनमें एक संकुचन सा महसूस होगा। तो ये उसको दर्शाता है ना। जो स्ट्रिक्टस शब्द है ये इस चीज़ को दर्शाता है। तो जैसे हमने इसके बारे में जाना, फिर बात आती है कि जो तनाव है उसके क्या लक्षण हैं। ठीक है, उनके देखो पेपर में बच्चों मेन बात होती है, आंसर सब लिखते हैं, लेकिन अगर हम विशेष ध्यान दें तो अगर अधिक मार्क्स पाने हैं तो हमें प्रेजेंटेशन अच्छी करनी चाहिए। तो आप जैसे प्रेजेंटेशन में इंट्रोडक्शन देने के बाद जैसे तनाव के लक्षणों की चर्चा कीजिए, ऐसा कोई सवाल आया
तो अगर आप ऐसे जैसे फ्लो चार्ट है इसके थ्रू दर्शा देंगे कि बीच में तनाव का लक्षण लिख के चारों तरफ ऐसे एरो लगाकर, जिसमें पहले दिखा दिया शारीरिक लक्षण, व्यवहारात्मक लक्षण, संवेगात्मक लक्षण, मनोवैज्ञानिक लक्षण, और बाद में इनका एक एक करके पॉइंट वाइज डिस्क्राइब मतलब इन्हें एक्सप्लेन कर दिया। तो इससे एग्जामिनर पर जो है अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो नॉर्मल सी बात है कि आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। तो आइए देखते हैं कि जो तनाव के लक्षण हैं उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। तो पहला है शारीरिक लक्षण, दूसरा है व्यवहारात्मक लक्षण, और तीसरा है संवेगात्मक लक्षण। संवेगात्मक का मतलब होता है इमोशनल रूप से, भावनात्मक रूप से, और चौथा है मनोवैज्ञानिक लक्षण। तो आइए देखते हैं इन्हें एक एक कर। तो पहला आता है कि शारीरिक लक्षण क्या है, जो फिजिकल रूप से है इसके कोज वो क्या है। तो उसमें जैसे शारीरिक कमजोरी है, फिजिकल वीकनेस है ना, पेट की खराबी है। देखो क्या है, व्यक्ति जब स्ट्रेस में होगा तो उसे भाई ये तो है नहीं कि शरीर को कुछ अच्छा महसूस होगा। नॉर्मल सी बात है कि नेगेटिव प्रतिक्रिया में व्यक्ति जो है स्ट्रेस में आएगा और वो विभिन्न जो है बीमारियों का शिकार होगा, चाहे वो किसी भी चीज़ से संबंधित हो। तो अगर हम शारीरिक लक्षण देखें उसके, तो हम मुख्य रूप से शरीर से संबंधित, जो मनुष्य का शरीर है उससे संबंधित बात करेंगे। तो इसमें जो शारीरिक कमजोरी है, उसे थकान महसूस होगी, बार बार एक एक चीज़ को सोचकर व्यक्ति बार बार थकान की स्थिति में आ जाएगा। फिर बात आएगी पेट की खराबी, उसे जो पाचन संबंधी बीमारी है वो हो सकती हैं। सिर दर्द होना, हेडेक होना, नॉर्मल सी बात है। हेडेक के साथ साथ जो माइग्रेन की समस्या है, जो आजकल हम देखते हैं, जो हमारा मतलब माइग्रेन की जो समस्या है वो मुख्य रूप से बढ़ती जा रही है। चाहे उसका कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन इसका एक कारण स्ट्रेस भी है। दिल की धड़कनों का तेज होना, यानी जो ब्लड वेसल्स हैं उनमें खून का प्रवाह तेज होना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, जिससे जो दिल की धड़कन है, जो हार्ट बीट्स हैं वो तेज हो जाती हैं। जिससे मांसपेशियों में जो खिंचाव है, जो संकुचन है, जो कसावट की स्थिति है, वो भी शारीरिक उसमें शामिल की जाती है। तो ये कुछ नकारात्मक शारीरिक लक्षण इससे महसूस होते हैं इस परिस्थिति में। फिर दूसरा आता है संवेगात्मक लक्षण। इसमें संवेगात्मक लक्षण यानी भावनात्मक लक्षण, जो मुख्य रूप से व्यक्ति के भावों से जुड़े हों, इन्हें संवेगात्मक लक्षणों के अंदर देखा जाता है। जैसे इसमें निराशा है, चिड़चिड़ापन है, उदास है या अकेलापन। व्यक्ति बार बार एक अकेलेपन की स्थिति को महसूस करता है, उसे मतलब अकेला अलोन महसूस होता है ना। जैसे व्यक्ति अलग अलग लहरें लगता है, वो किसी से बात करना पसंद नहीं करता, हर बात में चिड़चिड़ाहट होती है, निराशा की स्थिति रहती है, उदासी सी छाई रहती है ना। तो ये कुछ लक्षण हैं इसके जो संवेगात्मक लक्षण के अंतर्गत हम देखते हैं। फिर तीसरा बात आती है मनोवैज्ञानिक लक्षण, जो उसके मन पर निरंतर जो वो स्ट्रेस के कारण चिंता करने लगता है। भाई जिस नेगेटिव कंडीशन के कारण जो वो स्ट्रेस ले रहा है, उस स्थिति को बार बार सोचता रहता है। उससे क्या होती है, उसे बार बार और चिंता होती है ना। निरंतर प्रतिकूल दशाओं का अनुभव करना है ना, जैसे नेगेटिव मैंने बताया। ध्यान केंद्रित ना हो पाना, जैसे व्यक्ति मान लो मन हटाना भी चाहे तो दूसरी चीज़ पर मन नहीं लगेगा, बार बार व्यक्ति उसी चीज़ को सोचता रहेगा जिससे उसे स्ट्रेस हो रहा है। निराशा से महसूस करने लगेगा। तो ये सब मनोवैज्ञानिक लक्षण के अंतर्गत आएंगे। फिर बात आती है कि जो उसका व्यवहार है उसमें क्या लक्षण देखेंगे, व्यवहारात्मक लक्षण। इसमें जो मूल व्यवहार में जो परिवर्तन दिखाई पड़ेंगे, उससे व्यक्ति क्या है, उसके व्यवहार में चेंज आने लगेगा। जैसे जैसे वो चिड़चिड़ा सा होगा, साथ साथ वो मादक पदार्थों का सेवन करेगा, जैसे शराब पीने लगेगा, जो संबंधित जैसे नशे वशा करने लगेगा, है ना, नशे से जुड़ी चीज़ों का सेवन करने लगेगा। इससे जो व्यक्ति के व्यवहार में जो चेंजेस दिखेंगे वो इसके अंतर्गत शामिल की जाएंगे। उसका जो माइंड है वो हमेशा नेगेटिव चीज़ की ओर केंद्रित रहेगा, हमेशा वो प्रतिकूल दशाओं के बारे में सोचता रहेगा, अपने को एक मतलब दुर्घटनाग्रस्त महसूस करेगा कि जैसे कोई विपत्ति का सामना वो हमेशा कर रहा हो, ऐसी कुछ महसूस उसे होगा। तो ये व्यवहारात्मक लक्षण में आएंगे। तो अगर आप पेपर में ऐसे फ्लो चार्ट के थ्रू फिर ऐसे एक एक कर इसे एक्सप्लेन करेंगे तो निसंदेह आपको मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है ना। फिर बात आती है कि जो तनाव के कारण हैं वो क्या है, कोजिस क्या हैं उसके, क्यों का तनाव आजकल व्यक्ति ले रहा है। तो ये विभिन्न हो सकते हैं, बहुत से तनाव के कारण हो सकते हैं, लेकिन अब हम इन्हें भी 2 भागों में वर्गीकृत करके, इनका भी 2 भागों में डिवीजन करके पढ़ेंगे। एक आंतरिक, एक बाहर है, 2 कारक इस हमने वर्गीकृत किया। तो पहले आंतरिक में देख लेते हैं, जैसे जो पारिवारिक कारण हैं, जो फैमिली संबंधित जो समस्याएं हैं,
जैसे आपसी रिश्तों में मनमुटाव है, जैसे जो पारिवारिक रिश्ते हैं उनमें किसी चीज़ के कारण, किसी मतलब गलतफहमी के कारण जो मनमुटाव की स्थिति सी हो गई है, फिर पारिवारिक झगड़े हैं, चाहे वो भाई बहनों में या परिवार के जो संबंधी सगे संबंधी हैं उनमें जो लड़ाई झगड़े हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। फिर बाह्य कारक में क्या होता है कि जो बाहर के कारक हैं, जैसे बाहर की जो आवाज़ें हैं, चाहे वो जैसे नॉइस पोल्यूशन है, चाहे बाहर कोई मतलब ट्रैक्टर की आवाज़ है या कोई बड़े क्रेन की आवाज़ है, पत्थर गिर रहे हैं, इस तरह की जो बाहरी कारक हैं, शोर शराबा, नॉइस, ये सब इसमें शामिल किया जाएगा। जो सामाजिक अनुबंध हैं, जो सामाजिक रिश्ते भी हमारे होते हैं सोसाइटी में, उनमें कुछ लड़ाई झगड़े शामिल होना, पड़ोसी से लड़ाई हो जाना, है ना। जो सामाजिक अनुबंध, सामाजिक रूप से जो व्यक्ति का सोशल मतलब सोसाइटी में जो उसके आस पड़ोसी हैं उनमें लड़ाई झगड़े हो जाना, तो ये सब बाह्य कारक हैं। तो व्यक्ति जो है तनाव व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरणा भी देता है। देखो कभी कभी क्या होता है कि तनाव सही भी है और बहुत सी परिस्थितियों में गलत भी है ना। तो सही कैसे है कि व्यक्ति अगर थोड़ा बहुत तनाव लेगा, भाई आप सपोज करो अगर व्यक्ति अपने एक चिल्ड्रन है, मतलब वो अगर पेपर से पहले तनाव ले रहा है थोड़ा बहुत, तो वो उसे अच्छी प्रेरणा दे रहा है कि भाई हमें मतलब अच्छा करना है, अच्छा प्रदर्शन करना है। अगर व्यक्ति बिल्कुल ही निसंदेह, मतलब मान लो कि बिल्कुल ही टेंशन फ्री हो जाएगा, तो वो अपने मतलब जो गोल है, जो अचीवमेंट जिसे उसे पाना है, उसकी ओर वो मतलब थकान सी महसूस करने लगेगा कि हो जाएगा, बस वो इसी चीज़ को टालता रहेगा। तो कभी कभी थोड़ा बहुत तनाव होना सही भी है, और अगर व्यक्ति तनाव अधिक उस पर हावी हो जाए तो वो कई स्थितियों में नेगेटिव भी साबित होता है, हानिकारक भी होता है। जिस प्रकार भोजन में नमक की सीमित मात्रा भोजन को स्वादिष्ट बना देती है, उसी प्रकार जो सीमित तनाव है वो व्यक्ति को कार्य की प्रेरणा भी देता है। मान लो अगर व्यक्ति ज़्यादा तनाव लेगा तो वो गलत है। अगर व्यक्ति जो है मतलब एक सीमित मतलब तनाव की स्थिति में रहेगा कि भाई हमें अच्छी मेहनत करनी है, इस हीन भावना से ना रहकर अच्छी उस मतलब प्रेरणा के रूप में लेगा, तो वह व्यक्ति के लिए सही है। लेकिन अगर व्यक्ति जो है अधिक तनाव लेगा तो वह उसके शरीर के लिए गलत है। फिर बात आती है कि तनाव के प्रकार क्या हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, है ना। स्ट्रेस के जो प्रकार हैं उनको देखेंगे तो इसमें भी 4 रूप में बताए गए हैं इसके प्रकार। पहला है आह्लादक जनित तनाव, फिर दूसरा है दुख या वेदना, फिर तीसरा है अति तनाव, ठीक है, फिर चौथा है चिरकालिक तनाव। आइए एक एक कर इन्हें देखते हैं, इनके एक्सप्लेनेशन। तो पहले आता है कि आह्लादक जनित तनाव क्या है। तो इसमें बताया गया है कि यह जो तनाव है ये अल्पकालिक तनाव है। अल्पकालिक क्या यानी थोड़े समय के लिए, अल्पकालिक यानी 2 शब्दों से, अल्प प्लस काल, थोड़े समय के लिए, अल्प यानी थोड़ा और काल यानी समय के लिए, थोड़े समय के लिए जो तनाव होता है उसे अल्पकालिक तनाव कहते हैं ना। तो इसकी पहली विशेषता जो है वो है अल्पकालिक तनाव है ये। साथ ही साथ दूसरी जो इसकी विशेषता है वो है कि ये एक सकारात्मक है तनाव है, ये एक सकारात्मक स्थिति है, ना कि नेगेटिव, है ना। इसमें क्या है कि व्यक्ति किसी काम को अच्छे ढंग से करने के लिए एक सीमित तनाव में रहता है कि भाई हमें इस काम को जो हमें दिया गया है उसे हम अच्छे से करें, अच्छे से उसका प्रदर्शन करें। तो जो व्यक्ति सोच विचार करेगा तो निसंदेह वो अच्छा काम करके दिखाएगा। तो यह इसने मतलब इसमें कोई हानिकारक प्रभाव नहीं है, तो ये एक पॉजिटिव मतलब स्ट्रेस की स्थिति है। फिर दूसरा आता है दुख या वेदना। दुख से समझ में आ गया होगा आपको नाम से ही, यह एक मतलब नकारात्मक तनाव की स्थिति है। इसमें क्या होगा कि जीवन की जो भी नेगेटिव कंडीशन है, जो भी नकारात्मक दशाएं हैं, उनके कारण जो व्यक्ति को मतलब एक ऐसी मतलब प्रतिकूल दशाओं का जो अनुभव कर रहा है उसे इसके अंतर्गत लिया जाएगा। मान लो व्यक्ति बार बार किसी घटना के प्रति दुर्घटनाग्रस्त महसूस सा करे, घबराहट सी रहे उसे, तो वह एक नेगेटिव सेंस में लिया जाएगा, तो वह इसके अंतर्गत शामिल किया जाएगा। जैसे किसी का अपने प्रिय से, किसी भी सगे संबंधी से बिछड़ जाना, वो शामिल किया जाएगा। फिर तीसरा इसमें आता है अति तनाव। यह भी एक नकारात्मक तनाव की स्थिति है जो कि कम समय में अधिक काम करने के कारण आता है। देखो क्या है कि व्यक्ति का एक सीमित वो होता है दायरा काम करने का। अगर व्यक्ति से ओवरलोड हो जाएगा, व्यक्ति काम के दबाव में ज़्यादा घिर जाएगा, तो उस पर मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि एक नेगेटिव प्रेशर सा लगेगा, जिससे वो स्ट्रेस की उसमें आएगा स्थिति में।
एक बंदिश के रूप में बार बार मतलब उसका काम इतना पड़ जाएगा कि वो मतलब टेंशन में आने लगेगा, एक स्ट्रेस का महसूस करने लगेगा, जिसके कारण जो है अति तनाव का शिकार होगा मनुष्य। फिर इसमें चौथा प्रकार जो हमें बताया गया है वह है चिरकालिक तनाव। यह अति तनाव का विपरीत है। यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य किसी एक ही काम को करने से उब जाता है। चिरकालिक तनाव में क्या बताया गया है कि किसी मनुष्य को मान लो एक ही काम दे दिया जाए कि भैया तू तो ये वाला काम कोई काम विशेष काम है, इसे ही करता रहे। अगर व्यक्ति बार बार कई सालों तक उसी काम को करता रहेगा तो कहीं ना कहीं उसे उस काम के प्रति मतलब वो उबने लगेगा, मतलब परेशान सा होने लगेगा। तो वह इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। मान लो उदाहरण के रूप में यदि कोई अध्यापक है, कोई टीचर है, उसे कई वर्षों तक एक ही कक्षा में एक ही विषय पढ़ाने के लिए दे दिया जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वो उबने लगेगा। तो इसे ऐसे रूप में समझा जा सकता है ना। तो फिर बात आती है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो अब बात आती है कि जो तनाव है, जो स्ट्रेस है, इसके क्या सोर्सेज हैं। सोर्सेज इन द सेंस कि मतलब कैसे, मतलब कहाँ से, मतलब किसी चीज़ का सोर्स होता है कि प्राप्त कहाँ से मतलब उत्पन्न है, तनाव के सोर्सेज क्या हैं। तो इसमें जो पहला है अंतर व्यक्तिक संबंध। इसका तात्पर्य है कि जो पारिवारिक रिश्ते हैं या जो आपसी संबंध हैं उनमें मतभेद हो जाना। तो व्यक्ति जो है मतलब एक स्ट्रेस के उसमें आएगा। तो जो पारिवारिक है वो भी एक सोर्स है इसका। मतलब जो पारिवारिक मतलब बंदिशें हैं, जो मनमुटाव है की स्थिति है, वो एक सोर्स बन जाएगा तनाव का। फिर जो दैनिक बाधाएं हैं, इसमें जो समय की कमी है या दैनिक कार्य है या दैनिक जिम्मेदारियां हैं वो शामिल की जाती हैं। इन द सेंस मतलब कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति को कोई खास जिम्मेदारी दी गई है तो व्यक्ति बार बार मतलब उसी चीज़ के ओर मतलब आसक्त होता रहेगा, उसी चीज़ के बारे में सोचता रहेगा। तो वह भी एक तनाव का सोर्स है। फिर तीसरा है सामाजिक यानी सोशल जो कंडीशंस हैं, जो परिस्थितियां हैं, इसमें जैसे भीड़ है, भेदभाव, सामाजिक रूप से किसी के साथ भेदभाव किया जा रहा है। मान लो कोई फंक्शन हो रहा है, उसमें आपको ना बुलाया जाए तो उससे भी व्यक्ति को स्ट्रेस होगा। तो जो सामाजिक यानी समाज के जो स्तर पर जो भी समस्याएं, जो भी प्रतिकूल दशाएं, जो भी प्रतिकूल अनुभव जो व्यक्ति को हो रहा है, उससे स्ट्रेस होगा। तो यह भी एक सोर्स बन जाएगा। फिर बात आती है, हमने जैसे जैसे जाना कि आगे हम इसमें जानेंगे कि जो तनाव के मापन के तरीके हैं कि भाई तनाव को मापा कैसे जाए। मापन यानी जैसे हम बुखार नाप लेते हैं, तो ऐसे ही इसमें बताया गया है कि तनाव को किस रूप में मापा जाए। तो उसके तरीके बताए गए। एक मापक है जिसमें जो व्यक्ति द्वारा अनुभव किए गए मतलब तनाव को समझने के लिए जो रक्तचाप में वृद्धि है, यानी जो ब्लड में मतलब ब्लड का जो फ्लो है, रक्तचाप जो है, प्रवाह जो है खून का, उसमें जो वृद्धि है, जैसे हम बीपी नपवाते हैं, ब्लड प्रेशर, तो वह भी इसका एक मापक है भाई। अगर मान लो किसी व्यक्ति को स्ट्रेस होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जो उसका ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, और उसे हम मापेंगे तो हमें पता चल जाएगा भाई व्यक्ति ज़्यादा तनाव की स्थिति में है ना। यह एक तरह से इनडायरेक्ट मापन है, अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा रहा है। फिर हृदय का तेज गति से धड़कना, जो हार्ट बीट्स हैं उनका तेज गति से धड़कना, चाहे वो किसी भी प्रतिकूल दशाओं को सोचकर हो रहा हो, घबराहट सी, ऐसे श्वास में वृद्धि हो जाना। कई बार आपने देखा होगा ना, जब व्यक्ति तनाव की स्थिति में होता है हड़बड़ाता रहता है, मतलब ढंग से बोल नहीं पाता, उसका सांस जो है एक साथ जुड़ नहीं पाता। ऐसे तो जो श्वास में वृद्धि है, जो सांस संबंधी जो भी समस्याएं हैं, उसके रूप में मापा जा सकता है। और साथ साथ जो इसका मापन है वो विभिन्न उपकरणों और मशीनों की सहायता से भी हो पाता है ना। अब हम जानेंगे कि जब व्यक्ति को मशीनों के साथ परीक्षण के लिए भेजा जाता है, जैसे मान लो किसी का कुछ भी मतलब टेस्ट किया जाए, तो अगर व्यक्ति को मतलब किसी मशीन में डाला जाए तो व्यक्ति जो है अधिक तनाव को महसूस कर सकता है। तो यह एक नकारात्मक पहलू ही है। साथ साथ ये परीक्षण अत्यधिक महंगे भी होते हैं, है ना। अब बात आती है कि जो मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, हमने तनाव को जानने के लिए एक तो इनडायरेक्ट सोर्सेज देखे, फिर हमने जो प्रत्यक्ष उसमें देखा जैसे विभिन्न उपकरणों या मशीनों की सहायता से, लेकिन उनके भी वही डिसएडवांटेज हैं ही, जैसे वो अत्यधिक खर्चीले हैं। मनुष्य जो है एकदम घबरा सकता है कि भाई कोई मनुष्य को अगर मशीन में डाला जाए तो वो साधारण सी बात है, घबराएगा ही। फिर दूसरा है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। इसमें क्या होता है कि यह एक मानकीकृत एक स्टैंडर्ड तरीका है जिसकी सहायता से जो है तनाव को मापा जा सकता है। इसके तहत जो है आत्म प्रतिवेदन सूची की सहायता से व्यक्ति द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में उसकी प्रतिक्रिया का देखा जा सकता है। मान लो हमें एक लिस्ट है हमारे पास, उसमें जो विभिन्न कंडीशंस हैं
उनके प्रति जो व्यक्ति की जो प्रतिक्रियाएं हम उस वक्त देख पाते हैं कि मान लो एक लिस्ट में बहुत सी कंडीशंस लिखी हो और सामने वो मनुष्य बैठा हो जिसका परीक्षण किया जा रहा है, तो ये मानसिक पटल के आधार पर किया जा रहा है इसका परीक्षण, ये डायरेक्ट है ना। इसमें क्या होगा कि विभिन्न कंडीशन को पढ़कर जो उसकी प्रतिक्रिया होगी उससे हमें पता चल जाएगा भाई कि व्यक्ति ज़्यादा इस स्थिति को देखकर ज़्यादा स्ट्रेस में आ रहा है, तो हम उससे पता लगा सकते हैं। ये कम खर्चीली भी है और इसके सकारात्मक पहलू भी हैं, है ना। एक इंटरव्यू के साक्षात्कार के थ्रू भी हम जान सकते हैं। ये सब जो है डायरेक्ट हैं, इनके प्रत्यक्ष मापक हैं। इसमें हम भी व्यक्ति से बातचीत कर प्रत्यक्ष रूप से उसके जो मन के जो आंतरिक मनोभाव हैं, जो भी उसकी भावनाएं हैं, उसको समझा जा सकता है ना। यह तरीका जो है समय साध्य तो है, परंतु ये तनाव को समझा सकता है ना। अगर व्यक्ति से प्रत्यक्ष रूप से बातचीत की जाए कि भाई क्या तनाव की स्थिति है, तो उससे भी समझा जा सकता है कि व्यक्ति तनाव में है या नहीं है। तो आज हमने यही देखा। अब हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इस यूनिट का वो ख़त्म होता है। हमने इसमें आज तनाव के प्रकार भी देखे, ठीक है, तनाव के लक्षण भी देखे, सोर्सेज देखे, फिर मापने के तरीके भी देखे। तो यही था इसमें, है ना। तो आप मतलब कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट सेक्शन में डालिएगा, तो मैं वहाँ देखकर आपको क्लियर कर दूंगा आपके डाउट। और आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, एकलव्य स्नातक से। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, है ना। थैंक यू।